हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज होली के दिन मैं आप लोगों के पोर्टफोलियो का एक ग्रोथ कार्ड लेकर के आया हूं, यानी पिछली होली से और इस होली तक पिछले एक साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले एक साल पहले इन्हीं दिनों में सेंसेक्स जो ना 60 से 62 हजार पे था और आज भी वहीं पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल पहले किसी ने अगर लमसम में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तो आज वो वहीं की वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि जो मार्केट के रिटर्न थे वो फ्लैट रहे हैं। अब ये क्यों फ्लैट रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहीं पे जिस भी आदमी ने, इन्वेस्टर ने एसआईपी के जरिए पिछले एक साल 1.5 साल से अगर वो इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है तो उसके पोर्टफोलियो में उसका जो प्रॉफिट का पार्ट है वो 8 से 10% है। अब क्यों है, इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताता हूं। अब पिछले 1-1.5 साल के अंदर सेंसेक्स जो है तकरीबन 5-6 बार 60-62 हजार पे आया है, 64 हजार तक भी गया है और नीचे 50 से 52 हजार, 53 हजार तक आया है। तो सपोज जब सेंसेक्स 60 हजार पे था और आपके 10 हजार रुपए की एसआईपी कटी, तो मान लो कि एक यूनिट का रेट या एक शेयर का रेट, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 60 रुपये था। तो 10 हजार में 60 रुपए के हिसाब से आपके अकाउंट में शेयर आ गए, क्वांटिटी आप निकाल लो। उसके अलावा फिर बाद में जो ना 55 हजार पे सेंसेक्स आ गया, फिर वही 60 रुपए वाली यूनिट आपको 55 रुपए पे मिली। फिर 52 हजार पे सेंसेक्स आ गया। तो सपोज जब आपके 10 हजार रुपए कटे तो फिर 52 रुपये पे आपको वही यूनिट अलॉट होगी, तो आपको ज्यादा यूनिट अलॉट होगी। तो जो एक एवरेज आई आपकी खरीदारी की यूनिट्स की वो 55 रुपए की आई और आज सेंसेक्स 60 हजार पे है, तो आपकी एक यूनिट का रेट भी 60 रुपये है। तो हम मान सकते हैं या ये सच्चाई है कि आपका पोर्टफोलियो 8-7% गेन पे ही है जिसने भी एसआईपी किया है। इसीलिए मैं एसआईपी करने पर सबसे ज्यादा जोर देता हूं। अब ये तो बात होगी दोस्तों यहां तक। अब यहां से आगे क्या चाल होने वाली है हम इस पे बात करेंगे। पिछले 1.5-2 साल में आप लोगों ने देखा, अब सबसे खराब से खराब दिन दुनिया ने देखे हैं। सबसे खराब से खराब दिन कोविड आया, कोविड की वजह से जो है सप्लाई मिसमैच हुई, सप्लाई मिसमैच की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। इसी के साथ में जो ना यूक्रेन और रशिया की लड़ाई स्टार्ट हुई, वहां भी सप्लाई मिसमैच हुआ और जो ना महंगाई बढ़ी। और इन सबको महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट के पास इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही टूल होता है, वो होता है सीआरआर और रेपो रेट। जब ये दोनों चीज बैंक बढ़ाते हैं, दुनिया के सेंट्रल बैंक, तो हमारा क्या होता है, ब्याज की कॉस्ट बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, कंजम्पशन कम हो जाता है। जब कंजम्पशन कम होता है तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए, इंडस्ट्री के लिए वो नेगेटिव होता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी डेवलप मार्केट है, निकी जापान की है, हैंगशेंग है, फुटसी है, कैक है, नैस्डैक है, डॉ जोन्स है अमेरिका की, ये सब अपने हाई से 15 से 20% डाउन है। जबकि हमारा सेंसेक्स आज जो है ना वहीं पे 60 हजार के आसपास घूम रहा है, यानी हम कह सकते हैं ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई पे है। कितना लाइफ टाइम हाई पे है। ठीक है, पिछले एक साल में ग्रोथ नहीं दिया, रिटर्न नहीं दिया, लेकिन हम गिरे भी तो नहीं, हम वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये अपने आप में एक सिद्ध हो रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग है। आप यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे गेन होने वाला है। दोस्तों, आज इंडिया इस पोजीशन पे आ रहा है, आप भी देख रहे हो। अब दुनिया इंडिया के पीछे चलेगी, न कि इंडिया कहीं किसी के पीछे चलेगा। दोस्तों, दूसरा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जीडीपी के लिए 3-4 चीज जरूरी होती है। सबसे पहली चीज होती है भाई एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, स्पेशली जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और आप लोगों ने देखा कि इस बजट के अंदर 10 लाख करोड़ का जो ना बजट निकाला है मात्र जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आप लोग देख रहे हो देश के अंदर जितने भी हाईवे थे सारे के सारे कॉरिडोर बनते जा रहे हैं, सारे के सारे एक्सप्रेस हाईवे बनते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में देश के अंदर पूरा का पूरा ये जाल बिछ जाएगा एक्सप्रेस और कॉरिडोरों का। इससे क्या होगा कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा। बाहर का जब कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उससे पहले ये देखते हैं कि भाई इस देश के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारा माल एक जगह से दूसरी जगह इजीली और अच्छे तरीके से चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो गवर्नमेंट वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रही है। दूसरा होता है दोस्तों जनसंख्या। ग्रोथ में जनसंख्या का भी जो है ना बहुत ज्यादा रोल होता है। जो ना रैपिडली जनसंख्या बढ़ना अच्छा नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअली जनसंख्या का बढ़ना देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। और इंडिया के अंदर वही हो रहा है। इंडिया के अंदर रैपिडली जो ना जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है। और इसमें भी जो ना हमारी जो देश के अंदर है वो यंग पॉपुलेशन 30 से 40% है, जो एक बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, तीसरा जो क्या होता है कि आज आम आदमी, कॉमन मैन जो ना एक बहुत ही स्पेंड कर रहा है, मनी को स्पेंड कर रहा है। आप कहीं भी देखो, मारुति की भी एक नॉर्मल कार लेने के लिए जाओ तो 2-3 महीने के वो जो ना अच्छी कार जो नई नई आ रही है वो सारी की सारी कारें जो ना आपको वेटिंग लिस्ट पे है।
आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां लेने जाओ, किसी भी कंपनी की अच्छी गाड़ी आपको जाते नहीं मिलेगी, आपको 2 3 4 6 महीने की जो है वेटिंग मिलेगी। तो ये कितनी बड़ी बात है, और कितना ज्यादा डिमांड है, लोग इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लोग एक घर की बजाय एक एडिशनल घर जो है परचेज करने की सोच रहे हैं। तो ये हम लोग जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तीसरा बात तो होता है कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी और जीडीपी। तो हमारे इंडिया के अंदर जो है कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, 6 से 7% का इन्फ्लेशन एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, डिमांड बनी रहती है, डिमांड बढ़ी तभी तो इन्फ्लेशन आया। कोई चीज की हम जब खरीदार ज्यादा हो जाते हैं तो उसके रेट बढ़ते हैं, तो उसी वो इन्फ्लेशन हो जाता है। तो जब हम डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स जो ना कंजम्पशन ज्यादा है, कंपनियों के पास ऑर्डर बुक है, कंपनियां जो ना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और उसको कंज्यूम कर रही हैं। तो ये एक जो है ना बहुत ही अच्छा साइन होता है। चौथा जो है दोस्तों ये एजुकेशन। आज इंडिया की एजुकेशन वर्ल्ड में मानी जा रही है। आपको पता है दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ जो ना, गूगल के अंदर देखो आप, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देखो, आईबीएम के अंदर देखो, आज इंडिया के सीईओ है। इवन जो है ना यूके जैसे देश में इंडिया का पीएम है। तो यहां से आप ये बोल सकते हो, या मैं बोल सकता हूं, या हर आदमी सोच सकता है आने वाले टाइम में जो भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा उसकी बहुत ज्यादा गेन होने वाली है। दूसरा दोस्तों यहां पे मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, अब जो वेल्थ गेन होती है उसमें टाइम लगता है, 5 7 10 साल तो लगते हैं। शॉर्टकट में जो वेल्थ गेन होती है वो कभी भी टिकाऊ नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में अगर आपका कहीं सट्टा लग भी गया, कहीं जुआ खेल करके मान ली सट्टा मार भी दिया कहीं, तो वो बहुत जल्दी निकल भी जाएगा। तो प्लीज कीप इन्वेस्टेड और गोल बना करके आप इन्वेस्टमेंट करिए। आज आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, तो ये सोचिए कि भाई ये मेरे 10 साल बाद, 15 साल बाद ये इस काम के लिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चा फंड पढ़ने के लिए जाएगा उसके लिए, या उसकी मैरिज के लिए। इस तरह का जब आप माइंड सेट करके, गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप जो ना बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहोगे। हर साल, हर महीने, हर रोज आप अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखोगे। तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करिए आप, और जिसकी एसआईपी है उसका कोशिश कीजिए हर साल उसको 10 से 20%, अगर 10,000 की एसआईपी जा रही है तो 12,000 की करिए, 12,000 की जा रही है तो 15,000 की करिए, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। आपका जो एक इन्वेस्टमेंट वाला एक जो बॉक्स है उसमें कुछ ना कुछ डालते रहिए। अगर आपके पास कहीं से स्पेयर पैसा आता भी है तो 10 20 50,000 1 आध लाख रुपया आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो इस तरह का जब आप माइंड सेट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा गेन होगा। क्या होगा? गेन होगा। ओके दोस्तों।